सोचिए जरा, एक ऐसा जमावड़ा, इतना बड़ा, इतना विशाल कि कहते हैं उसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये है नासिक का कुंभ मेला। पर यह सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये आप कह सकते हैं पवित्र गोदावरी नदी के किनारे इकट्ठा हुई आस्था की एक जिंदा धड़कन। हाँ, हर 12 साल में लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, बस उस एक दिव्य स्पर्श की तलाश में। यही तो है कुंभ मेला, जो दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे पुराने धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। तो चलिए, आज इस सफर में हम इस मेले के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी पौराणिक कहानियों से शुरू करके आज की जमीनी हकीकतों तक जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी गहराई से। देखिए, इस विशाल भीड़ के इस सभा के केंद्र में एक बहुत ही प्राचीन कथा है। यही कथा इसकी पूरी आध्यात्मिक नींव है। ये कहानी है अमृत की, यानी वो दिव्य रस जिसे पीकर कोई अमर हो जाए। तो मान्यता ये है कि जब देवता और असुर इस अमृत के लिए लड़ रहे थे तो उसकी 4 बूंदें धरती पर गिरीं, और उनमें से एक बूंद वो ठीक यहीं नासिक के गोदावरी नदी में गिरी थी। और बस इसीलिए इस नदी में एक डुबकी को इतना पवित्र माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि ये डुबकी आत्मा को जन्मों के कर्मों से मुक्त कर देती है। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक बात। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नासिक का कुंभ, जिसे सिंहस्थ भी कहते हैं, आखिर अपनी अनोखी परंपराओं और इतिहास की वजह से इतना खास क्यों है। देखिए, नासिक सिंहस्थ की ये बहुत ही अनोखी बात है। वो ये कि ये 2 जगहों पर होता है, मतलब ये 2 पवित्र केंद्रों में बटा हुआ है। एक तरफ है नासिक शहर का रामकुंड और दूसरी तरफ है त्र्यंबकेश्वर, जो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और वहां है पवित्र कुशावर्त कुंड। ये दोनों जगह मिलकर एक कमाल का आध्यात्मिक अनुभव बनाती हैं। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तो बात ही अलग है। इसका अपना एक बहुत गहरा इतिहास है। पुरातात्विक सबूत ये बताते हैं कि यहाँ पर सदियों से, मतलब ईसा से भी 200 साल पहले से कोई ना कोई मंदिर रहा है। आज जो हम ये शानदार संरचना देखते हैं ना, इसे 18वीं सदी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। मतलब इसकी विरासत कितनी पुरानी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस मेले का जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो है शाही स्नान। ये वो पल है जब अखाड़े और नागा साधु, जिन्हें आप आस्था के संरक्षक कह सकते हैं, वो पूरे जोश के साथ जुलूस को लीड करते हैं। उस वक्त हवा में सिर्फ हर हर महादेव के नारे और शंख की आवाज गूंजती है। वो ऊर्जा, वो अविश्वसनीय होती है सच में। लेकिन आइए अब इस आस्था और इतिहास की दुनिया से निकलकर एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पवित्र आयोजन की, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसकी कीमत क्या है? और यहीं पर हमें वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। सोचकर देखिए, जब करोड़ों लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे तो जाहिर है इसका पर्यावरण पर और वहां के स्थानीय बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त असर पड़ेगा ही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी इस बात की पुष्टि की है। जैसे कि 2015 के कुंभ पर एक रिसर्च हुई थी जिसने साफ साफ दिखाया कि सामूहिक स्नान का गोदावरी नदी के पानी की गुणवत्ता पर बहुत बहुत बुरा और चिंताजनक असर पड़ा था। और यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये चार्ट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर दिखा रहा है, जो 1600 प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच गया, जबकि सुरक्षित सीमा सिर्फ 50 है। मतलब पवित्रता की खोज में जो स्नान किया जा रहा है, वही उस पवित्र नदी की सेहत के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना? तो अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। आने वाले 2027 कुंभ के लिए नासिक के ओझर हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए पूरे 556 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट मंजूर किया गया है। और ये विस्तार कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका लक्ष्य है हवाई अड्डे की क्षमता को 300 यात्री प्रति घंटे से सीधे 1000 यात्री प्रति घंटे तक ले जाना, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा, ताकि आने वाली भीड़ को आसानी से संभाला जा सके। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। हम जानते हैं कि भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ अक्सर भ्रष्टाचार और घटिया काम के आरोप जुड़ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा निवेश वाकई लंबे समय में सही नतीजे दे पाएगा? जवाबदेही का क्या होगा? ठीक है, तो पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों से
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पवित्र आयोजन के प्रबंधन में इंसानी और राजनीतिक संघर्षों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। राजनीति तो आप जानते ही हैं अपनी जगह बना ही लेती है। नवंबर 2025 में महाराष्ट्र के एक मंत्री ने टिप्पणी की कि मेले में सिर्फ हिंदुओं की दुकानें लगनी चाहिए। बस इस एक बयान से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। ये दिखाता है कि ये आयोजन कितना संवेदनशील मामला है। और बात सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, सत्ता के लिए अंदरूनी झगड़े भी हैं। पर्दे के पीछे जो शक्तिशाली श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट है, उस पर नियंत्रण को लेकर एक लंबी और काफी जटिल कानूनी लड़ाई चली है। ये कानूनी लड़ाई, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, काफी पेचीदा थी। मुख्य सवाल ये था कि क्या स्थानीय पुरोहित समूहों को मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड में जगह मिलनी चाहिए। देखिए, पहले तो जिला अदालत ने हितों के टकराव की बात कहकर मना कर दिया। उनका कहना था कि इनका चढ़ावे में सीधा आर्थिक हित है। लेकिन बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हितों के टकराव को हर इंसान का अलग अलग साबित करना होगा, आप पूरे समूह पर यह लेबल नहीं लगा सकते। और आखिर में तीनों समूहों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना जरूरी कर दिया गया। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, नासिक कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये एक तरह से आधुनिक भारत का आईना है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी आस्था का टकराव आज की जटिल वास्तविकताओं से होता है। अब आगे की समय रेखा भी लगभग साफ है। मेला अक्टूबर 2026 में शुरू होगा। हवाई अड्डे के विस्तार की परियोजना की समय सीमा मार्च 2027 है। और हाँ, इस बार भीड़ को बेहतर तरीके से संभालने के लिए मेले को 21 महीने तक बढ़ाया गया है, जो जुलाई 2028 में जाकर खत्म होगा। तो आखिर में जो पूरी तस्वीर बनती है वो क्या है? ये बस एक प्राचीन आध्यात्मिक सभा नहीं है, ये एक ऐसा संगम है जहां आस्था का सामना प्रदूषण से हो रहा है, जहां परंपरा बड़े बड़े बुनियादी ढांचे में निवेश से टकरा रही है, और जहां आध्यात्मिकता के बीच राजनीतिक और अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी चल रहे हैं। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे 2027 का कुंभ पास आ रहा है, क्या ये गहरी प्राचीन आस्था और एक आधुनिक देश की जटिल सच्चाइयाँ, क्या ये गोदावरी के तट पर सच में एक साथ आराम से रह सकती हैं? क्या इनके बीच एक संतुलन बन पाएगा, या फिर एक की कीमत पर दूसरे को हमेशा जीतना होगा? इसका जवाब शायद आने वाले सालों में हमें गोदावरी के किनारे ही मिलेगा।